हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेन स्ट्रोक। तो ब्रेन स्ट्रोक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के बारे में काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। साइन एंड सिम्टम्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक बेसिकली होता क्या है? हम ब्रेन स्ट्रोक को ही दूसरा नाम है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं। ब्रेन स्ट्रोक को CVA क्या बोलते हैं? सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। इसका एक और नाम है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, मतलब CVA। तो क्वेश्चन किसी भी नाम से आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या फिर CVA। अब ये CVA होता क्या है? जब हमारे सेरिब्रम में, नेम सजेस्ट कर रहा है ना सेरिब्रो, तो मतलब सेरिब्रम से रिलेटेड होगा। जब हमारे सेरिब्रम में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है एडिक्वेटली, कोई भी इंटरप्शन होता है ब्लड सप्लाई में, तो क्या होता है? हमारा सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट हो जाता है। अब ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो मतलब हाइपोक्सिया हो गया है, ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच रहा है हमारे सेरिब्रम में, तो नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? टिश्यूज और सेल्स जो हैं हमारे सेरिब्रम के, उनकी डेथ होने लग जाएगी। डेथ होने लग जाएगी तो क्या होगा? सेरिब्रम एक्सीडेंट होगा, ब्रेन स्ट्रोक आ जाएगा। सडनली लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑल्टर्ड हो जाएगा, डिजीनेस हो जाएगी, डिलीरियस हो जाएगा पेशेंट, है ना। तो ऑक्सीजन सप्लाई किसी भी अगर हमारे ऑर्गन में ना पहुंचे तो उसका डिस्ट्रप्शन होता ही है। तो क्या बोला मैंने? सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट बेसिकली है क्या? इट इज अ डिसऑर्डर इन विच देयर इज अ डिस्ट्रप्शन। इट इज अ डिसऑर्डर in which there is a disruption in the supply of blood flow, or in which there is decreased blood flow. There is decreased blood flow to the cerebrum. Blood flow to cerebrum. अब ये जो इसके रीजंस क्या है? अब सेरिब्रम में ब्लड सप्लाई क्यों नहीं पहुंच रही है सडनली? नॉर्मली तो ब्लड फ्लो चल रहा था, है ना। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मान लो कि ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड होगी, ये हमारा छोटा सा ब्रेन हो गया। क्या हुआ? अब हमारी आर्टरीज है ना, बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं जो सप्लाई कर रही है ब्रेन को, हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई किसके थ्रू पहुंच रही है? आर्टरीज के थ्रू ही तो पहुंच रही है। आर्टरीज, वेन, इनके थ्रू ही तो पहुंचती है। तो मान लो क्या हुआ, ये एक ब्लड वेसल है, आर्टरी है, जो क्या कर रही थी? ब्लड पहुंचा रही थी। कहाँ? हमारे ब्रेन को ब्लड पहुंचा रही थी। तो इसमें क्या हुआ? ये पहले तो नॉर्मल थी, बट किसी कारण इसमें क्या हुआ? यहाँ पर थ्रोम्बस बन गया, यहाँ पर या यहाँ पर कहीं भी, जहां पर ये ब्लड, मतलब ब्रेन में जाने से पहले उस आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस बन गया। तो थ्रोम्बस की वजह से क्या हुआ? थ्रोम्बस की वजह से क्या हुआ? अब यहाँ से ब्लड जो आ रहा था, अब वो रुकने लगेगा ना, आगे यहाँ पर सप्लाई पहुंचेगी नहीं। अब यहाँ जब सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो ऑक्सीजन भी डिलीवर नहीं होगा, ब्लड भी डिलीवर नहीं होगा। तो होगा क्या? यहाँ की जो टिश्यूज है, सेल्स है, उनकी डेथ होने लग जाएगी, सेल्स टिश्यूज की, है ना। तो ब्रेन के सारे फंक्शंस ऑल्टर होने लग जाएंगे। तो रीजन इसके दो टाइप के होते हैं, या तो इश्चीमिया हो सकता है या फिर हेमरेजिक हो सकता है। ये जो थ्रोम्बस हमने बोला, थ्रोम्बस, क्लॉट और एम्बोलाई, ये तीन चीज किस में आती है? इश्चेमिक CVA में आती है। तो इसकी वजह से क्या होता है? इश्चीमिया हो जाता है, हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाती है। कहां पर? हमारे ब्रेन में हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाती है। या फिर क्या हुआ? क्लॉट बन गया। या फिर क्या हुआ? एम्बोलाई। एम्बोलाई क्या है? एम्बोलिज्म होता तो कहीं और है, जैसे मान लो किसी पेरिफेरल ऑर्गन में हुआ था एम्बोलाई, पर वो क्या हुआ? चलते चलते आ गया ब्लड वेसल्स के थ्रू, कहां पर आ गया? हमारे इस आर्टरी के अंदर आ गया, और उसने क्या कर दिया? ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। सेरिब्रम में ब्लड फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, हमारा ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो फिर वही इश्चेमिया हो गया, है ना। अब ये और किसकी वजह से हो सकता है? मान लो आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हुआ है। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस क्या होता है? हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज, हार्डनिंग या फिर नैरोइंग ऑफ आर्टरीज। ये होता किसकी वजह से है? जब किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन होता है तो उसमें क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाती है ना। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होती चली जाती है तो वो प्रेशर अप्लाई करती रहती है ना। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर अप्लाई करेगा, तो ये जो आर्टरीज है इनकी क्या हो जाएगी? अब देखो, ये आर्टरीज में इतना स्पेस था ना, नैरो हो जाएगी। अब नैरो होगी, जितना कम स्पेस होगा उतना ही कम ब्लड जाएगा, नैरो हो गई तो डिक्रीज ब्लड सप्लाई जाएगी, वही होता है ब्रेन स्ट्रोक।
अब हेमरेजिक में क्या है, हेमरेजिक में क्या होता है, ये तो 3 रीजन हो गए हमारे इस्चेमिक स्ट्रोक के। जो मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रोक होता है वो हमारा इस्चेमिक स्ट्रोक ही होता है। 85% जो होता है इस्चेमिक स्ट्रोक ही होता है। जो 85 to 87% हमारा इस्चेमिक स्ट्रोक होता है, और हेमरेजिक स्ट्रोक 13 to 17% रेयर केसेस में होता है। हाइपरटेंशन के कारण क्या होता है कि एन्यूरिज्म हो जाता है। एन्यूरिज्म का मतलब क्या है, हाइपरटेंशन हुआ, किसी पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया, ब्लड वॉल्यूम तो इंक्रीज हुई, पर क्या हुआ उसकी वजह से बैलुइंग हो गई आर्टरीज की, है ना, फूलने लग गई है आर्टरीज। तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हमारा ब्लड सप्लाई जो है कम हो जाता है। या फिर मान लो कि ये जो आर्टरी यहाँ पर ब्लड ला रही थी, ये रप्चर हो गई, यहाँ से रप्चर हो गई। अब रप्चर होगी तो क्या होगा, ब्लड बाहर को आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे क्लॉटिंग होने लग जाएगी। तो यहाँ पे जो ब्लड जाना था वो जा ही नहीं पाएगा, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हो जाएगी, इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी ना, इंटरनल क्रेनियल हैमरेज हो जाएगा। मतलब हम कहेंगे किसकी वजह से, कि मान लो यहाँ ये रप्चर हो गई थी आर्टरी, जो ब्लड यहाँ जाना था वो बाहर निकलने लग गया, यहाँ क्लॉटिंग हो गई। क्योंकि ब्लड वेसल्स के अंदर जब तक ब्लड है, ये ब्लड वेसल के अंदर ब्लड है तभी तक तो ब्लड है ना, बाहर जाके तो क्लॉट ही होना है इसको। तो इस क्लॉटिंग की वजह से ब्लड जो यहाँ जाना था वो जा ही नहीं पाया अंदर, है ना। तो ये क्या हुआ, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होने लग गई ब्रेन में। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इंट्राक्रेनियल हैमरेज। तो हैमरेज की वजह से भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो मैंने क्या बताया कि जो ब्लड वेसल्स है, इसको जो सप्लाई कर रही थी ब्लड, उसमें या तो थ्रोम्बस हो जाए, क्लॉट आ जाए, या फिर क्या हो, इसमें एम्बोलाई हो जाए। तो क्या होता है, ब्लड सप्लाई डिस्ट्रप्शन हो जाता है, यहाँ तक ब्लड सप्लाई पहुंच नहीं पाती, है ना। और हेमरेज में भी यही होता है, बाहर की तरफ ब्लीडिंग होने लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं इंट्राक्रेनियल हेमरेज। तो मैंने क्या बोला, 2 टाइप्स के हो सकते हैं, 2 तरह से हो सकता है, या टाइप्स के हो सकते हैं, आप बोल सकते हो। एक होता है इस्चेमिक सीवीए, ठीक है, जो मोस्ट कंडीशन में देखा जाता है, 85 to 87% केसेस में होता है। और एक हमारा होता है हेमरेजिक सीवीए, जो 13 to 17% केसेस में देखा जाता है। अब जो इस्चेमिक सीवीए है, इसमें क्या होता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई होती है, किसकी वजह से, डिक्रीज ब्लड सप्लाई किसकी वजह से, ड्यू टू एनी क्लॉट, एम्बोलिज्म, या फिर थ्रोम्बस इन द आर्टरी, ठीक है, कैरिंग ब्लड टू सेरिब्रम, कैरिंग ब्लड टू सेरिब्रम। उसकी वजह से क्या होता है, हाइपोक्सिया हो जाता है ब्रेन में। हाइपोक्सिया मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी ना ब्रेन में। तो हाइपोक्सिया क्या करेगा, डेथ ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज, सेल्स एंड टिश्यूज की डेथ हो जाएगी ब्रेन में। ये तो हो गया मैं हमारा क्या, इस्चेमिक वाला सीवीए, जो इस्चीमिया की वजह से होता है। नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज की वजह से भी हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस, इसका मेन कारण एथेरोस्क्लेरोसिस ही है। अब एक मैंने क्या बोला, होता है हेमरेजिक सीवीए, जो कि बहुत मतलब रेयर केसेस में देखा गया है। इसमें होता क्या है, इसमें भी वही है कि ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, बट किसकी वजह से होगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई किसकी वजह से हुई, जो मे बी ड्यू टू द हाइपरटेंशन, क्या हुआ, एन्यूरिज्म हो गया आर्टरीज का, या फिर क्या हुआ, रप्चर हो गया, उन आर्टरीज का रप्चर हो गया, ब्लड वहां तक नहीं जाने की बजाय बाहर निकलने लग गया। अब बाहर निकलने लग गया का मतलब क्या होता है कि अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होने लग गई। तो इसका क्या मतलब हुआ, इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो गया है, इंट्राक्रेनियल हैमरेज। अब बाहर ही होने लग गई ब्लीडिंग, ब्लड सप्लाई जा नहीं रहा था सेरिब्रम के लिए, तो इसीलिए बोला गया हाइपोक्सिया वहां पर भी हो जाएगा, सेल की डेथ वहां पर भी हो जाएगी। तो इंट्राक्रेनियल हैमरेज की वजह से यहाँ पर भी हो जाता है हाइपोक्सिया और हो जाती है सेल की डेथ, वही होगा, सेल की डेथ हो जाएगी। तो ये 2 टाइप के हमारे होते हैं, क्या है, 2 तरह से हो सकता है सेरिब्रोवैस्कुलर अटैक।
अटैक। ये जो सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है ये दो तरह से हो सकता है, या तो इश्चेमिक हो सकता है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, या फिर हेमरेजिक हो सकता है। क्लॉट, थ्रोम्बस, एम्बोलाई की वजह से हाइपोक्सिया हो तो ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन होगा, तो वो होगा हमारा इश्चेमिक। और हेमरेजिक मतलब हाइपरटेंशन की वजह से क्या हुआ, एन्यूरिज्म हुआ आर्टरीज में, या फिर आर्टरी रप्चर हो गई। आर्टरी रप्चर हुई तो ब्लड सप्लाई जा नहीं पाया सेरिब्रम तक, जिसकी वजह से वही इंट्राक्रेनियल हैमरेज हुआ, हाइपोक्सिया हो गया ब्रेन के अंदर। तो ध्यान से देख लो आप ये दोनों चीजें। तो इसके कॉजेस की बात करें तो वही है हेमरेज एंड इश्चीमिया। तो पर रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि कौन से लोग हैं ऐसे जो दे आर एट मोर रिस्क फॉर डेवलपिंग सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट या फिर ब्रेन स्ट्रोक, उन लोगों को ज्यादा हो सकता है। तो एक तो है एडवांसिंग एज, सबसे पहला फैक्टर है, या फिर हेरिडिटी हो गया, जेनेटिक हो गया। तो ये तो हो गए नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स है। और मॉडिफाइबल फैक्टर्स में मतलब जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं देखें तो होता है हाइपरलिपिडीमिया, स्मोकिंग, एल्कोहल, हाइपरटेंशन। और जो लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं बहुत ही ज्यादा अमाउंट में, बहुत ही ज्यादा रेगुलर हैं काफी टाइम से, तो ओसीपी से भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो ये तो बात हो गई रिस्क फैक्टर्स, मतलब दे आर एट रिस्क। जरूरी नहीं है कि उनको ब्रेन स्ट्रोक आएगा ही, बट दे आर एट रिस्क। तो रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। रिस्क फैक्टर्स में क्या हो सकता है, जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिक या हेरिडिटरी, एडवांसिंग एज, हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज मेलाइटिस, और हाइपरलिपिडीमिया, स्मोकिंग, एल्कोहल, और क्या हो सकता है, और हो सकता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर कोई बहुत लॉन्ग टर्म के लिए ले रहा है तो भी चांसेस होते हैं पेशेंट को स्ट्रोक होने के। और क्या हो सकता है, स्ट्रेस एंड ओबेसिटी। बात होगी किसकी, रिस्क फैक्टर्स की। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स जेनेटिक, हेरिडिटरी, स्ट्रेस, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, और ओसीपी ज्यादा ले लेंगे उसकी वजह से भी हो सकता है। अब एक चीज होती है ट्रांसिएंट इश्चेमिक अटैक। ट्रांसिएंट इश्चेमिक अटैक क्या होता है कि बहुत ही कम समय के लिए, मतलब फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम ब्लड सप्लाई जो है ना हमारी वो डिसरप्ट हो जाती है बहुत ही कम टाइम के लिए। और इसी को हमने क्या माना है, एक वार्निंग साइन माना है सीवीए का। वैसे तो हम जनरली इसको इग्नोर ही कर देंगे किसी पेशेंट में अगर हुआ होगा, बट जब आप उसकी हिस्ट्री कलेक्शन करोगे तो वो बताएगा कि मेरे साथ कल भी या परसों भी ऐसा हुआ था, मेरे को एकदम से ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मेरा कॉन्शियसनेस ऑल्टर्ड हो गया था, या मैं डिलीरियस फील कर रहा था बहुत कम देर के लिए। तो बहुत ही थोड़ी देर के लिए ब्लड सप्लाई का डिसरप्शन होना उसको बोलते हैं ट्रांसिएंट इश्चेमिक अटैक। किसका वार्निंग साइन है, ये ब्रेन स्ट्रोक का एक वार्निंग साइन माना गया है। आइए बोलते हैं इसको ट्रांसिएंट इश्चेमिक अटैक। होता क्या है ट्रांसिएंट इश्चेमिक अटैक, क्या होता है, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन सेल्स, to brain cells for a very brief period of time. For brief period of time. ये होता क्या है, ये क्या है, वार्निंग साइन है, वार्निंग साइन ऑफ सीवीए। अगर ऐसे क्वेश्चन आए कि वार्निंग साइन क्या होता है सीवीए का या ब्रेन स्ट्रोक का, तो याद रखना है ट्रांसिएंट इश्चेमिक अटैक होता है क्या, वार्निंग साइन ऑफ सीवीए। अब ये 2-3 टर्म्स मैं बता देती हूँ जो इससे थोड़े से रिलेटेड है, ठीक है,
क्वेश्चन में आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं, बट स्टिल थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए ना। तो एक तो क्या है, ट्रांसिएंट इस्चेमिक अटैक हो गया, एक होता है लैक्यूनार स्ट्रोक। क्या होता क्या है, जो ब्लड सप्लाई है वो हमारे जो स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरीज है उसमें रुक जाती है, जिसकी वजह से सेल इंजरी हो जाती है लोकल एरिया में, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में। ये तो मैंने क्या बोला, पूरे सेरिब्रम में हो रहा है ना, या तो राइट साइड में होगा या फिर लेफ्ट साइड में होगा, उसकी भी मैं बात करूंगी अभी। तो लेकिन ये क्या होगा, किसी एक लोकल एरिया पे जो स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरीज है ना, स्मॉल स्मॉल आर्टरीज है हमारे ब्रेन के अंदर, उसमें क्या होगा, ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी। ऐसा नहीं है पूरे सेरिब्रम में नहीं पहुंचेगी, सिर्फ उस लोकल एरिया में नहीं पहुंचेगी। तो स्मॉल एरियाज में जो नहीं पहुंचती है उसको बोलते हैं लैक्यूनार स्ट्रोक, रेदर देन पूरे सेरिब्रम में, एक छोटे लोकल एरिया में अगर ब्लड सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरीज टू स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरीज। ठीक है, इसकी वजह से होगा क्या, इंजरी हो जाएगी किसमें, ब्रेन सेल्स में। ब्रेन सेल्स कहां पर, इन लोकल एरिया, लोकल एरिया ये याद रखना है, लैक्यूनार लोकल, LL। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा ब्रेन है, तो मैंने कहा पूरे सेरिब्रम में ना होकर क्या हुआ, जो यहाँ छोटी छोटी आर्टरीज प्रेजेंट थी, इन छोटी छोटी आर्टरीज में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंची, तो इन छोटी छोटी आर्टरीज में नहीं पहुंची, तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई का डिस्ट्रप्शन हुआ, और यहीं के बस सेल, इस लोकल एरियाज के सेल की डेथ हो गई। ठीक है, उसको हमने बोला लैक्यूनार स्ट्रोक। अब एक चीज होती है पेनुम्ब्रा रीजन, एक चीज होती है पेनुम्ब्रा रीजन। तो ये रीजन कौन सा है, अगर पूछा जाए पेनुम्ब्रा रीजन क्या है, तो पेनुम्ब्रा रीजन होता है कहां पर, जहां पर ये लैक्यूनार, जिस लोकल एरिया में ये लैक्यूनार स्ट्रोक आया है, तो ये जो ब्लैक ब्लैक मैंने बनाया, जो एरिया इस लैक्यूनार स्ट्रोक को सराउंड करेगा वो होता है पेनुम्ब्रा रीजन। तो कौन सा रीजन, रीजन सराउंडिंग द लैक्यूनार स्ट्रोक, रीजन सराउंडिंग लैक्यूनार स्ट्रोक। तो ये टर्म्स याद रखने हैं आपको, ये टर्म्स होते क्या है। 3 टर्म्स बताए हैं मैंने आपको, ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक क्या है, ब्लड सप्लाई नहीं होगी सेरिब्रम में फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत ही कम समय के लिए ऐसा होगा, पेशेंट मतलब रिकॉग्नाइज भी शायद ना भी कर पाए। पर ये होता क्या है, ये एक वार्निंग साइन होती है ब्रेन स्ट्रोक की। ब्रेन स्ट्रोक जब भी आता है तो ऐसा नहीं है कि एकदम से ब्रेन स्ट्रोक आ गया, एकदम से बिल्कुल ब्रेन स्ट्रोक नहीं आता है, कुछ ना कुछ वार्निंग साइन पेशेंट ने एक्सपीरियंस किए ही होंगे। थोड़ी देर पहले या तो उसको वॉमिटिंग आई होगी, डिलीरियस फील कर रहा होगा पेशेंट, तब जाके उसको क्या आता है, जब हमने उसको भी इग्नोर कर दिया। बॉडी तो हमें साइन देती है, जैसे कुछ भी पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, मैंने लास्ट क्लास में बताया कि कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशन हो जाती है हमारे ब्रेन के अंदर, कोई डिसऑर्डर हो जाता है, तो पैथोलॉजिकल कंडीशन का साइन होता है सीजर। तो सीजर आता है तो हमारी बॉडी इंडिकेट कर रही है कि कुछ पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हुई है हमारी ब्रेन के अंदर। अब अगर हम उसे भी इग्नोर करते तो वो जो डिसऑर्डर है वो बढ़ के डिजीज बन जाएंगे, है ना, अगर हम इग्नोर कर देंगे। तो ऐसे ही जब ब्रेन स्ट्रोक आता है तो ब्रेन स्ट्रोक आने से पहले कुछ वार्निंग साइंस आते हैं, तो ऐसे ही वार्निंग साइन जो होता है उसी को हमने बोला है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक। दूसरा मैंने बात की लैक्यूनार स्ट्रोक की। हमारे ब्रेन के अंदर स्मॉल स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरीज होती हैं, तो खाली एक लोकल एरिया में, यहां मान लो या यहां मान लो, ऐसा नहीं, पूरे में किसी भी एक एरिया में स्मॉल आर्टरीज में, खाली उन आर्टरीज में ब्लड का ना जाना, जिसकी वजह से वहीं के सेल्स में इंजरी हो जाए उस लोकल एरिया को, उसको हमने बोला लैक्यूनार स्ट्रोक। और लैक्यूनार स्ट्रोक को जो रीजन सराउंड करता है उसको हम बोलते हैं पेनुम्ब्रा रीजन। अब ये तो बात होगी जो थोड़े मेन टर्म्स थे। ठीक है, अब क्या, एक तो इस्चेमिक मैंने बताया आपको, एक हेमरेजिक टाइप बताया। अब एक चीज और होती है कि पोजीशन के हिसाब से कि स्ट्रोक कहां पर आया है, उसके हिसाब से भी 2 टाइप हैं स्ट्रोक्स के, एक तो राइट सीवीए, एक हुआ लेफ्ट सीवीए। अब ये राइट सीवीए और लेफ्ट सीवीए में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ बहुत बड़ा तो नहीं है पर डिफरेंस है। तो अगर अकॉर्डिंग टू लोकेशन हम देखें कि स्ट्रोक कहां पर आया है,
लेफ्ट साइड आया है कि राइट साइड आया है, उसके अकॉर्डिंग देखें। अगर राइट साइड आया तो राइट साइड का स्ट्रोक बोलेंगे उसे, राइट साइडेड ब्रेन स्ट्रोक या राइट साइडेड सीवीए बोलेंगे। अगर लेफ्ट साइड आया तो लेफ्ट साइडेड सीवीए बोलेंगे। अब होता क्या है बेसिकली, लेफ्ट साइड राइट साइड के आने का क्या है रीजन और क्या होता है, मतलब क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। बात इतनी सी है कि जब सेरिब्रम बताया था मैंने आपको क्लास में अपनी, तो उसमें मैंने आपको उसके लोब्स बताए थे, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल लोब, है ना। तो जो हमारे सेरिब्रम में फ्रंटल लोब होता है, मानो ये कि हमारा सेरिब्रम है, ठीक है, ब्रेन है ये हमारा पूरा है, ठीक है। अब ये दो हेमिस्फीयर में डिवाइडेड होता है तो पता ही है ना, दो हेमिस्फीयर हैं इसके, है ना। ये राइट हेमिस्फीयर हो गया, ये लेफ्ट हेमिस्फीयर हो गया। अब मैंने जब पढ़ाया था मैंने बताया कि एक चीज होती है फ्रंटल लोब में, एक जाइंट सेल्स होते हैं, जाइंट सेल्स, बड़े बड़े सेल्स होते हैं, मतलब जिनको हमने नाम दिया क्या, बेड सेल्स। वो बेड सेल्स यहाँ पर भी होंगे, वो बेड सेल्स यहाँ पर भी होंगे। पर होगा क्या, जो यहाँ पर बेड सेल्स होंगे वो तो कंट्रोल करेंगे, राइट साइड के बेड सेल्स कंट्रोल करेंगे लेफ्ट बॉडी को, ठीक है। और जो लेफ्ट बॉडी के बेड सेल्स होंगे वो कंट्रोल करते हैं हमारी राइट साइड बॉडी को, राइट साइड ऑफ बॉडी को, ठीक है। तो ये क्या बॉडी को कंट्रोल करना, मतलब मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करेंगे। मतलब कि जो मेरे लेफ्ट साइड के बेड सेल्स हैं वो मेरे राइट साइड के हाथ को हिलाने में मदद कर रहा है, पैर को हिलाने में मदद कर रहा है, मोटर मूवमेंट्स करने में क्या है, मदद करते हैं। कौन, बेड सेल्स। बेड सेल्स का काम क्या है, मोटर मूवमेंट्स में मदद करना, लेकिन एक मोटर मूवमेंट को छोड़कर, स्पीच की जो मोटर मूवमेंट्स हैं उनको छोड़कर सारे मोटर मूवमेंट्स कौन कराता है, बेड सेल्स जो सेरिब्रम में प्रेजेंट होते हैं वो कराते हैं। अब बेड सेल्स क्या है, इधर का बेड सेल्स लेफ्ट का राइट को कंट्रोल करता है, राइट का लेफ्ट को कंट्रोल करता है। ये बात समझ आई। तो मानो अब स्ट्रोक हुआ यहाँ पर, है ना, स्ट्रोक मान लो हो गया हमारे राइट साइड पर, मानो इस साइड हमारे ब्रेन स्ट्रोक आया है, राइट साइड में ब्रेन स्ट्रोक आ गया, तो क्या हुआ, राइट साइड के बेड सेल्स अफेक्ट हुए हैं ना, तो क्या होगा, सिम्टम्स किस कहाँ बॉडी सफर करेगी, सिम्टम्स सफर करेगी लेफ्ट बॉडी में, ठीक है। अगर मेरी राइट साइड में स्ट्रोक आया है तो मेरी जो ये आधी बॉडी है, स्ट्रोक में हमेशा आधी चीजों में ही, मोस्टली केसेस में आधी चीज ही अफेक्ट होती है, ऐसे मतलब आधा शरीर, ये नहीं कि पूरा, है ना। अगर मेरी लेफ्ट साइड हुआ, तो मेरी जो राइट साइड की बॉडी है वो चलनी फिरनी बंद हो जाएगी, मूवमेंट्स, मोटर मूवमेंट्स वो अफेक्ट होंगे, डिक्रीज भी हो सकते हैं, पैरालाइज्ड भी हो सकते हैं, और बिल्कुल एटोनिक बॉडी भी हो सकती है, एकाइनेटिक बॉडी भी हो सकती है। और या फिर हुआ मेरे लेफ्ट साइड में स्ट्रोक आ गया, यहाँ पर लेफ्ट साइड में स्ट्रोक आया तो जो मेरी राइट साइड की बॉडी है उसने काम करना बंद कर दिया। तो ये है पूरा फंडा राइट साइड और लेफ्ट साइडेड सीवीए का। आई होप समझ आ गया होगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब इसके सिम्टम्स देखती हूँ। सिम्टम्स राइट साइड लेफ्ट साइड के सेम ही है, बस बात ये है कि लेफ्ट साइड में आया तो राइट साइड में होंगे वो सिम्टम्स, और राइट साइड में आया तो लेफ्ट साइड में वो सारे सिम्टम्स होंगे। आई होप इतना समझ आ गया होगा लेफ्ट साइडेड राइट साइडेड में फर्क क्या है। फर्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ बेड सेल्स का फर्क है। बेड सेल्स जो हैं वो अपनी अपोजिट साइड को कंट्रोल करते हैं बस। तो जिस साइड के अफेक्ट होंगे दूसरी साइड में सिम्टम्स आएंगे बस। तो अब इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं हम क्या होते हैं। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स देखें तो 4 चीजें याद रखना। पहली हेमीपैरेसिस, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया। तो हेमीपैरेसिस का मतलब क्या होता है? हेमीपैरेसिस का मतलब होता है वीकनेस ऑफ हाफ बॉडी, ठीक है। मतलब वही है, जिस साइड होगा उसके अपोजिट साइड, मतलब इस साइड हुआ तो इस साइड की बॉडी में मेरे को वीकनेस फील होगी। तो हेमीपैरेसिस मतलब वीकनेस ऑफ हाफ बॉडी। हेमीप्लेजिया क्या होता है?
हेमीप्लेजिया, प्लेजिया वर्ड हमेशा किसके लिए यूज होता है? पैरालिसिस के लिए। तो पैरालिसिस ऑफ हाफ बॉडी, हाफ बॉडी का पैरालिसिस होना इज हेमीप्लेजिया। पैराप्लेजिया का क्या मतलब है? पैरालिसिस किसका? सिर्फ लोअर एक्सट्रीमिटीज का पैरालिसिस, पैरालिसिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी। क्वाड्रीप्लेजिया, क्वाड्री वर्ड किसके लिए होता है? 4 के लिए। तो और प्लेजिया वर्ड इज फॉर पैरालिसिस, तो सारी एक्सट्रीमिटीज, ऑल 4 एक्सट्रीमिटीज का पैरालिसिस होना है क्वाड्रीप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ ऑल 4 एक्सट्रीमिटीज, ऑल 4 एक्सट्रीमिटीज। तो ये तो सिम्टम्स हो गए जो खाली मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है? हेमीपैरासिस, हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया एंड क्वाड्रीप्लेजिया। अब एक चीज होती है नेग्लेक्ट सिंड्रोम, इसके साइन एंड सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेग्लेक्ट सिंड्रोम में क्या होता है कि मानो मेरे राइट साइड में वो हुआ, स्ट्रोक हुआ है, ठीक है? तो राइट साइड में हुआ मतलब कि मेरी लेफ्ट साइड बॉडी इफेक्ट होगी। तो क्या हुआ कि मेरे पैर में भी होगा, है ना, हाथ पैर सब में होगा। तो क्या होगा कि मैं इसको फील नहीं कर पाऊंगी अपने इस हाथ को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरालिसिस हुआ है, तो मैं इस हाथ को बिल्कुल इग्नोर कर दूंगी, क्योंकि मुझे इसकी सेंसेशन, मोटर फंक्शंस कुछ फील नहीं हो रहे हैं, है ना, क्योंकि इस साइड स्ट्रोक आया है तो यहाँ पर इफेक्ट हुआ, तो मैं बिल्कुल इसको नेग्लेक्ट कर दूं, इस पार्ट को, इसको यूज ही करना बंद कर दूं, है ना। इसलिए फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, पैसिव और एक्टिव फिजियोथेरेपी का स्ट्रोक में। अब मेरी इसमें आया तो मेरे को तो इसमें सेंसेशन ही नहीं है ना मोटर सेंसेशन है, ना सेंसरी परसेप्शंस है। तो मैंने क्या किया, इस चीज को, अपने इस हाथ को मैंने पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया। अब मैं इसको यूज ही नहीं कर रही हूँ, मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मेरा ये हाथ है भी या नहीं है ना। तो उसको बोलते हैं नेग्लेक्ट सिंड्रोम। स्ट्रोक की वजह से पेशेंट क्या करता है, जो साइड अफेक्ट हुई होती है उसको यूज करना बंद कर देता है, ठीक है। तो वही होता है नेग्लेक्ट सिंड्रोम। पेशेंट डू नॉट यूज द अफेक्टेड पार्ट, डू नॉट यूज अफेक्टेड पार्ट, और क्या बोलेंगे, अनअवेयर होता है वो, उसको पता ही नहीं चलता कि वो है भी कि नहीं, अनअवेयर ऑफ द पार्ट, अनअवेयर ऑफ पार्ट एग्जिस्टेड, ठीक है। ये तो सारे ना रिलेटेड जो थे मूवमेंट से रिलेटेड हो गए। अब है 2-4 चीजें इसमें और हैं। एक होता है एग्नोसिया। एग्नोसिया का मतलब क्या है कि मतलब क्या है, जिन चीजों को हम जानते हैं, पहले हमारे लिए वो चीजें फैमिलियर थी, बट अब हम उनको नाम भी नहीं कर पा रहे स्ट्रोक का अटैक आने के बाद। जैसे जस्ट सिंपल कि ये एक पेन है, अब मैं इस पेन से फेमिलियर हूँ, बट जब मुझे स्ट्रोक आया तो मैं इसको नाम ना कर पाऊं, है ना। मैं मतलब किसी भी चीज से फैमिलियर हूँ, किसी भी चीज से, ठीक है, अपने घर से फैमिलियर हूँ, उसको ना पहचान पाऊं, है ना, किसी अपनी चीज से फैमिलियर हूँ, उसको ना पहचान पाऊं। तो मतलब जिन चीजों को इससे मैं फैमिलियर थी स्ट्रोक के एक्सीडेंट से पहले, उन चीजों से मैं अनफैमिलियर हो जाऊं, उनको रिकॉग्नाइज ना कर पाऊं आफ्टर द एक्सीडेंट, तो उसको बोलते हैं इग्नोसिया। तो ये मोटर मूवमेंट्स के बाद 2-4 और सिम्टम्स हैं इसके। मैंने क्या बोला, इग्नोसिया। इग्नोसिया क्या होगा, इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स। फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स। एक चीज होती है एटेक्सिया। एटेक्सिया आपको पता भी होगा, अनकोऑर्डिनेटेड गेट, शफल्ड गेट, मतलब कि चलने की कोशिश करोगे सीधे, बस सीधे कभी चल नहीं पाओगे। अटेक्सिया शफल्ड गेट होता है, अनकोऑर्डिनेटेड गेट, एक पैर कहीं, एक पैर कहीं, एक पैर कहीं, एक पैर कहीं, अनकोऑर्डिनेटेड सा गेट होगा। जब हम चलते हैं तो हमारे दोनों पैर कोऑर्डिनेशन में होते हैं ना, हमें पता है एक पैर हमने यहाँ रखा तो दूसरा हम यहीं रखेंगे, ऐसा थोड़ी है एक यहाँ रख देते हैं और एक वहीं रख देते हैं, नहीं। पर इन पेशेंट्स में जिनको स्ट्रोक आया होता है, उनके पार्ट्स अफेक्टेड होते हैं मोटर मूवमेंट्स वाले, इसलिए क्या होता है कि उनका जो गेट है जब वो चल रहे हैं वो बहुत अनकोऑर्डिनेटेड होता है, दोनों पैरों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। तो अटेक्सिया क्या है, अनकोऑर्डिनेटेड गेट।
अनकोऑर्डिनेटेड गेट। अब एक चीज होती है एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया का क्या मतलब है? एप्रेक्सिया से याद रखना है कि कोई भी स्किल्ड चीज हम नहीं कर पाएंगे जिसमें हमें कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन, स्पेशली कंसंट्रेशन की जरूरत है, वो हम नहीं कर पाएंगे। जिस पेशेंट को स्ट्रोक आया मतलब वो नहीं कर पाएंगे। अब जैसे कि मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए बहुत ही कोऑर्डिनेशन चाहिए ना, कंसंट्रेशन चाहिए एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, लेकिन स्ट्रोक जिस पेशेंट को आया है वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं कर पाएगा। उसको ट्राइंगल बनाने के लिए कहोगे वो ट्राइंगल नहीं बना पाएगा, ठीक है। जिसमें मतलब आपको पूरा कंसंट्रेशन चाहिए, वो चीज वो पेशेंट नहीं कर पाता है। मतलब क्या है कि कैरीड आउट स्किल्ड चीज जिसमें कंसंट्रेशन चाहिए, मतलब आपको वो चीज पेशेंट में नहीं हो पाती है। स्किल्ड मूवमेंट और गेस्चर्स, मूवमेंट मतलब कोई भी हाथ को मतलब स्ट्रेट हिलाना, ठीक है, या फिंगर पॉइंट आउट करना स्ट्रेट, ऐसे ये सब मूवमेंट गेस्चर्स उसके अंदर एब्सेंट होते हैं। इनएबिलिटी टू कैरी आउट स्किल मूवमेंट एंड गेस्चर्स। अब एक 4 ए होते हैं इसके अंदर, लास्ट ए है इसका एफेजिया। अब एफेजिया मतलब क्या है कि जो हमारी स्पीच है वो गड़बड़ा गई है, ठीक है, ना तो हम स्पीच को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ना उसको रिसीव कर पा रहे हैं। अब मैंने जब पढ़ाया था ये एनाटॉमी में तब बताया था आपको कि एक तो जब फ्रंटल लोब होता है हमारा सेरिब्रम का, जो फ्रंटल लोब है उसके अंदर होता है ब्रोकाज एरिया। ये जो सेरिब्रम है ना हमारा, या इसके फ्रंटल वाले लोब में होता है ब्रोकाज एरिया, ठीक है। और कौन से लोब में? टेम्पोरल लोब में होता है वर्निक्स एरिया। ब्रोकाज एरिया क्या है, किस में हेल्प करता है ब्रोकाज एरिया? रिसीव करने में हेल्प करता है। कौन? ब्रोकाज एरिया। सॉरी, ब्रोकाज एरिया हेल्प करता है एक्सप्रेस करने में। किसको? हमारी वॉइस को एक्सप्रेस करने में। जैसे पहले हमें पता चलेगा, मैं तो आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ, क्या मैं बता रही हूँ, अपने वर्ड्स में बोल पा रही हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या बोलना है, ठीक है। तो एक्सप्रेसिव, अगर एक्सप्रेस मतलब अगर एक्सप्रेसिव एफेजिया तब होता है जब हमारे ब्रोकाज एरिया में इंजरी हुई होती है, ठीक है। तो हम अपनी जो वर्ड्स हैं उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अगर ब्रोकाज एरिया में हमारी इंजरी हो तो हम बोलना कुछ चाहते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते उस चीज को, तो हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे अपनी वॉइस। एक होता है वर्निक्स एरिया जो कि हमारे टेम्पोरल रीजन में होता है, टेम्पोरल लोब में होता है वर्निक्स एरिया। ये एक्सप्रेस करता है स्पीच को और ये रिसीव करता है, इससे रिसीव करता है स्पीच को। रिसीव का क्या मतलब है? जैसे आपने कुछ बोला, अब मैंने सुना लेकिन मुझे समझ नहीं आएगा, है ना, क्योंकि जो मेरा रिसेप्टिव एरिया है वो खराब है। आप बोलोगे कुछ, मैं समझ ही नहीं पाऊंगी उसको कि क्या करना है मुझे, है ना। तो रिसेप्टिव एरिया मतलब वर्निक्स एरिया। या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि मान लो मुझे किसी ने कुछ कहा और मैंने वो रिसीव करा, मान लो खाली अगर ब्रोकाज एरिया में अगर इंजरी है, किसी ने मुझे कहा, मेरे वर्निक्स एरिया ने रिसीव करा, मुझे समझ आ गया, लेकिन मेरा ब्रोकाज एरिया जो है वो इंजर्ड है। अब इसने रिसीव तो कर लिया लेकिन ब्रोकाज एरिया तो इंजर्ड है, पर मैं एक्सप्रेस तो नहीं कर पाऊंगी। आपने मुझे जो समझाया मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी कि मुझे ये बोलना है ना, क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेसिव एरिया है वो खराब है। अगर रिसीव करने में प्रॉब्लम होगी, मानो आपने कुछ बोला वो मुझे समझ ही नहीं आया, तो फिर मैं उसको रिसीव एक्सप्रेस तो क्या ही करूंगी, है ना। तो अगर ब्रोकाज एरिया में इंजरी हो तो होता है एक्सप्रेसिव एफेजिया, ब्रोकाज में इंजरी हुई तो होगा एक्सप्रेसिव एफेजिया। ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। और वर्निक्स एरिया में इंजरी हुई तो होता है रिसेप्टिव एफेजिया। और अगर दोनों में इंजरी हो जाए तो उसको हम बोलते हैं ग्लोबल एफेजिया। और स्ट्रोक के पेशेंट में मोस्टली क्या होता है? ग्लोबल एफेजिया ही होता है।
एफेजिया है क्या? स्पीच लॉस। और होता कौन सा है? यही है, इसमें ग्लोबल एफेजिया होता है। ठीक है, ग्लोबल एफेजिया होता है, मतलब कि ना एक्सप्रेस कर पाता है ना ही रिसीव कर पाता है। और कॉमन सा सिम्टम है डिस्फेजिया हो सकता है, इनएबिलिटी टू स्वॉलो। अब डिस्फेजिया है तो पेशेंट किसके रिस्क पे रहता है? रिस्क ऑफ एस्पिरेशन। तो ये कुछ कॉमन साइन एंड सिम्टम्स थे जो हमारे स्ट्रोक में आते हैं। अभी सारे सिम्टम्स क्या हैं कि अगर मेरे लेफ्ट साइड में स्ट्रोक होगा तो मेरे राइट साइड का पैरालिसिस होगा, इग्नोसिया होगा, या जो भी है। सारे सिम्टम्स जो मैंने बताए, सारे मैंने मोटर सिम्टम्स जो बताए हैं आपको, वो कौन कौन से थे? अनकोऑर्डिनेटेड गेट, अटेक्सिया हो सकता है, इग्नोसिया होगा, एप्लेक्सिया होगा, और हेमीप्लेजिया हो सकता है, हेमीपैरेसिस, पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया, नेग्लेक्ट सिंड्रोम इसमें हो सकता है पेशेंट को। डिस्फेजिया भी हो सकता है, डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग, कुछ भी खाना स्वेलो करने में प्रॉब्लम होगी तो क्या हो सकता है? रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, पेशेंट को एस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें ध्यान रखना है इसलिए पेशेंट का, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है स्ट्रोक के पेशेंट का। उसकी डेली एक्टिविटी जो है लिविंग की, उसमें भी उसको असिस्ट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो रिकवर नहीं कर पाते हैं पेशेंट्स। अब बात हो गई यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स की, जो कि मेजर साइन एंड सिम्टम्स सारे यही थे, इसके अलावा कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं है। साइन एंड सिम्टम्स के बाद आती है बात डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या कर सकते हैं हम? तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखें तो डायग्नोसिस में क्या क्या कर सकते हैं हम? डायग्नोसिस में सबसे पहली बात वही आती है, पेशेंट हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल जो एग्जामिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री कलेक्शन से एक तो हमें पता चलेगा ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक का अगर पेशेंट को हुआ है पहले, तो प्रायरली हुआ था तो एज अ वार्निंग साइन। और हम क्या देखेंगे? उसके फेशियल एक्सप्रेशंस देखेंगे ना, कि फेशियल ड्रूपिंग तो नहीं है। अगर मेरे इस साइड स्ट्रोक आया है तो मेरे मतलब इस साइड आया तो इस साइड का जो फेस है वो लटका हुआ होगा, आई जो है नीचे की तरफ ड्रूप होंगी बिल्कुल, है ना, फेशियल ड्रूपिंग हो जाती है। आर्म्स का असेसमेंट करेंगे कि आर्म्स ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, पैरालाइज्ड तो नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है जिसमें कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है ब्रेन स्ट्रोक के बाद, वो है टाइम का। सबसे ज्यादा खतरनाक है टाइम पीरियड। आपको याद रखना है 3 to 6 आवर्स जो हैं, और बेसिकली 3 आवर्स आप बोलो, वो हमारा विंडो पीरियड माना गया है किसका? ब्रेन स्ट्रोक का। मतलब उसके अंदर अगर आपने पेशेंट को दे दिए हैं ड्रग्स, ठीक है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स वगैरह दे दिए हैं, तो पेशेंट सर्वाइव कर जाएगा। वरना क्या हो जाता है? लाइफ लॉन्ग अफेक्ट रहता है स्ट्रोक का पेशेंट के अंदर। तो उन 3 से 6 घंटे में अगर आप पेशेंट को ले जा पाए हो तो वो पेशेंट माइट भी सर्वाइव कर जाए और लाइफ लॉन्ग जो है सिम्टम्स ना रहे। तो हमें टाइम जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि स्ट्रोक कब आया है पेशेंट को। तो हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन में यही है। और क्या कर सकते हैं? सीटी स्कैन कर सकते हैं ब्रेन का, हाई रिजोल्यूशन सीटी स्कैन, या फिर नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन होता है ब्रेन का, वो कर सकते हैं। सीटी कर सकते हैं, सीटी स्कैन, नॉन कॉन्ट्रास्ट एनसीसीटी बोलते हैं, एनसीसीटी ऑफ ब्रेन कर सकते हैं। एमआरआई कर सकते हो आप, करोगे ही, करना ही पड़ता है एमआरआई तो ये देखने के लिए कि कौन सा रीजन कितना अफेक्ट हुआ है, ये जानने के लिए। बाकी हम कर सकते हैं इसमें सेरिब्रल एंजियोग्राफी। सेरिब्रल एंजियोग्राफी हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमें देखना है कि ब्लॉकेज कितनी है सेरिब्रल आर्टरीज में। तो सेरिब्रल आर्टरीज को देखने के लिए, उनकी फंक्शनिंग को, उनके अंदर ब्लड फ्लो को देखने के लिए होती है सेरिब्रल एंजियोग्राफी। इसकी भी क्लास मैं ले चुकी हूँ, मेरी प्रीवियस क्लासेस आप चेक कर सकते हो। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बाद अब जब कंफर्म ही हो चुका है कि पेशेंट को स्ट्रोक आया है, तो हमारा क्या है, जाती है ट्रीटमेंट मोडालिटीज की तरफ हम जाते हैं, मैनेजमेंट की तरफ हम जाते हैं। और मैनेजमेंट में जब भी बात करी जाए तो सबसे पहले बात होती है मेडिकल मैनेजमेंट की, जिसमें भी पहला है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है। और स्ट्रोक पेशेंट में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें पेशेंट को क्या देना है? थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। सबसे पहला ड्रग या फिर ड्रग ऑफ चॉइस आप बोल सकते हो स्ट्रोक का है, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स हम देते हैं।
तो एक एक करके देखते हैं कि ट्रीटमेंट में क्या आता है इसके। तो मेडिकल मैनेजमेंट में अगर सबसे पहले देखें तो मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको आता है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। और ये होती है ड्रग ऑफ चॉइस। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट है, नाम से पता चल रहा है क्या करेंगे, थ्रोम्बस को हटाएंगे। जो थ्रोम्बस आर्टरी के अंदर मैंने बोला थ्रोम्बस आ गया ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे सेरिब्रम में ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उस थ्रोम्बस को डिसॉल्व कर देंगे। उस थ्रोम्बस को डिसॉल्व कर देंगे तो जो ब्लड सप्लाई है वो जो रुकी थी वो नॉर्मल अपने सेरिब्रम में चली जाएगी और ऑक्सीजन सप्लाई हो जाएगा हमारे सेरिब्रम में, और टिश्यू सेल्स जो हैं वो अपना काम शुरू कर देंगे। तो यही होता है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट का काम। मेन जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होते हैं दो, हम एक है स्पेसिफिकली जो यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज, आप सबने सुना होगा, पर एक और भी होता है उसको बोलते हैं यूरोकाइनेज। तो ये दो मेनली हमने यूज करे होते हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज जो यूज कर रहे होते हैं। और इसको ही हम क्या बोलते हैं, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स हम इसको बोलते हैं। किसको, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट को। और स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है इसको हमने क्या बोला, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स, मतलब टीपीएस बोला जाता है। ये करते क्या है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स, जो हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मिनोजन प्रेजेंट है उसको प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देते हैं। अब वो प्लाज्मिन क्या काम करेगा, प्लाज्मिन एज अ कटर काम करता है। कटर मतलब वो जो थ्रोम्बस बना था ना, ये थ्रोम्बस बना, इसको काट देगा, एज अ कटर काम करेगा। जो आर्टरीज में अंदर थ्रोम्बस बना था उसको काटने का काम करेगा, मतलब ये थ्रोम्बस डिसॉल्व हो जाएगा। तो ब्लड के अंदर ऑलरेडी जो प्लाज्मिनोजन प्रेजेंट है उसको प्लाज्मिन में कौन कन्वर्ट करते हैं, ये टीपीएस प्लाज्मिन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। और प्लाज्मिन क्या काम करता है, एज अ कटर काम करता है। तो टीपीएस का काम क्या है, कन्वर्ट प्लाज्मिनोजन टू प्लाज्मिन। और प्लाज्मिन क्या करता है, प्लाज्मिन वर्क एज अ कटर। कटर मतलब रिमूव थ्रोम्बस। तो क्या हुआ, थ्रोम्बस निकल गया, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी भाई थ्रोम्बोसिस हो रहा था। इस्चेमिक सीवीए में सबसे ड्रग ऑफ चॉइस यही है, ठीक है। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज से क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेप्टोकाइनेज का पहला तो ये याद रखना है कि एंटीडोट क्या है स्ट्रेप्टोकाइनेज का। एंटीडोट याद रखना है एमाइनो कॉर्पारिक एसिड। क्या है इसका, एंटीडोट है स्ट्रेप्टोकाइनेज का। और पूछा जाता है इसमें कि साइड इफेक्ट क्या है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या है, तो है जीआई ब्लीडिंग। स्ट्रेप्टोकाइनेज की वजह से जीआई ब्लीडिंग हो सकती है, इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है जीआई ब्लीडिंग। और किसी भी पेशेंट में ये चेक करने के लिए कि जीआई ब्लीडिंग है, हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या करते हैं, स्टूल का सैंपल लेते हैं और स्टूल को ऑकल्ट ब्लड के लिए चेक करते हैं। अगर है तो इसका मतलब कि उसमें ब्लड है स्टूल सैंपल में, तो इसका मतलब है कि जीआई ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट, ठीक है। तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट हमारी पहली ड्रग ऑफ चॉइस रहती है इस्चेमिक सीवीए में, स्ट्रेप्टोकाइनेज या फिर यूरोकाइनेज। इन्हीं को हम बोलते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स। टीपीए कन्वर्ट कर देते हैं प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में। प्लाज्मिन वर्क करता है एज अ कटर, जो कि कट कर देता है किसको, थ्रोम्बस को बिल्कुल हटा देता है। एंटीडोट क्या है स्ट्रेप्टोकाइनेज की, अमाइनो कॉर्पोरिक एसिड है। और साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमन इसका है जीआई ब्लीडिंग। तो ये तो हो गया फर्स्ट ड्रग हमारा, जो कि मोस्टली हम यूज करेंगे इस्चेमिक सीवीए में। पर हाँ, अगर हेमरेजिक सीवीए होता है तो याद रखना है कि सर्जरी ही होती है, बोन फ्लैप को रिमूव कर देते हैं और बोन को डिकम्प्रेस कर देते हैं, कंप्रेस। तो उससे क्या होता है, ब्लीडिंग रुक जाती है। अब दूसरी ड्रग ऑफ चॉइस, दूसरे ड्रग की अगर बात करें तो हम यूज करते हैं इसमें क्या, एंटी कोगुलेंट। कोगुलेशन हो गया है, क्योंकि कोगुलेशन का मतलब क्या है, अगर हिंदी में समझो कोगुलेशन को, तो मतलब क्या है कि खून इकट्ठा हो गया, जमा हो गया एक जगह पे। अब वो जमे हुए खून को हमें पिघलाना है ना, थिनिंग करनी है ना उस ब्लड की, ताकि ब्लड फ्लो हो जाए। जो जम गया उसकी वजह से रुकावट आ गई है, उस रुकावट को हटाना है हमें।
उस रुकावट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स देते हैं। ठीक है, तो सेकंड हम देखें एंटीकोगुलेंट ड्रग। तो जो सेकंड कैटेगरी होगी ड्रग्स की वो होगी एंटीकोगुलेंट ड्रग्स। जैसा कि मैंने बताया एंटीकोगुलेंट है तो मतलब क्या करेंगे, इनहिबिट करते हैं किसको, कोगुलेशन को, इनहिबिट्स कोगुलेशन। अब क्या है एंटीकोगुलेंट्स में जो होता है सबसे मेन जो हम ड्रग्स पढ़ते हैं वो दो ड्रग्स के बारे में हम पढ़ते हैं, एक होता है हेपारिन और एक होता है वॉरफैरिन। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस बनते ही हैं, हेपारिन और वॉरफैरिन से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस बार भी पीजीआई चंडीगढ़ का जो एग्जाम हुआ है अभी 2023 वाला ही, उसमें ही इतने सारे क्वेश्चंस थे, सारे 4-5 क्वेश्चंस थे कम से कम इसके हेपारिन और वॉरफैरिन के ऊपर, एंटीकोगुलेंट ड्रग्स के ऊपर ही इतने सारे क्वेश्चंस थे। तो देखते हैं क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, हेपारिन और वॉरफैरिन को देख लेते हैं। तो मैंने क्या कहा, दो मेन ड्रग्स होते हैं, एक जगह लिखो हेपारिन और एक जगह लिख लो वॉरफैरिन। क्या काम है, दोनों का काम तो एक ही है, मोड ऑफ एक्शन अलग है दोनों का। सबसे पहला तो क्या, हेपारिन जो है वो क्या है, हेपारिन ड्रग को हम देते हैं पेरेंट्रल रूट से, आईवी रूट से देते हैं, और जो वॉरफैरिन होता है वो ओरल रूट से देते हैं। तो ये क्या है, बाय आईवी रूट या फिर सबक्यूटेनियस रूट भी दे सकते हैं इसको, अभी बताऊंगी मैं। और वॉरफिन जो है खाली ओरल रूट से ही देते हैं हम। सबसे पहला डिफरेंस तो हेपारिन और वॉरफैरिन में यही है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि हेपारिन होता है दो टाइप का, एक होता है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन, LMWH, जिसको कॉमन एग्जांपल है इनॉक्सापैरिन बोलते हैं। और इनॉक्सापैरिन का रूट क्या होता है, सबक्यूटेनियस। ठीक है, तो एक तो होता है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन और एक होता है फ्रैक्शनल डोजेस में हम हेपारिन को जो देते हैं। तो जो फ्रैक्शनल डोजेस में देते हैं वो हमेशा हम आईवी देंगे, और जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन है वो हम हमेशा सबक्यूटेनियस देते हैं। क्वेश्चन आता है इनॉक्सापैरिन क्या है, तो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन क्या है, इनॉक्सापैरिन है, सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। दूसरा होता है फ्रैक्शनल हेपारिन, जो होता है फ्रैक्शनल डोजेस में होता है हेपारिन, उसको हम हमेशा देते हैं आईवी, ये जाता है हमेशा आईवी रूट से। और जो वॉरफैरिन होता है वो हमेशा ओरल रूट से ही जाता है। ये तो हो गई पहली इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, कि कौन कौन से टाइप का हेपारिन होता है, कौन कौन से टाइप का हेपारिन होता है, दो टाइप का हेपारिन। दूसरी बात यह है कि हेपारिन देने से पहले और हेपारिन देते हुए पेशेंट का हमें क्या चेक करना होता है, APTT चेक करना होता है, एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन, एक्टिवेटेड प्लाज्मिनोजन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम हमें चेक करना होता है। ठीक है, तो क्या चेक करना होता है, APTT, एक्टिवेटेड प्लाज्मिनोजन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। प्लास्टिन टाइम। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है, ये नॉर्मल होता है 30 to 40 सेकेंड। और वॉरफिन में क्या चेक करते हैं हम, PTINR चेक करते हैं। ठीक है, इसमें वॉरफेरिन के लिए हमेशा हम PTINR चेक करेंगे और हेपारिन के लिए हम हमेशा क्या चेक करते थे, APTT चेक करते हैं। ये टेस्ट करना जरूरी होता है, इसके बारे में भी आता है कि हेपारिन में कौन सा करते हैं और वॉरफेरिन में कौन सा करते हैं। अब एक बात और पूछी जाती है कि कौन सा ड्रग सेफ है प्रेगनेंसी में, कौन सा एंटीकोगुलेंट दे सकते हैं। तो सबसे सेफ है हेपारिन हम दे सकते हैं, क्योंकि हेपारिन जो है वो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं करता है, इसलिए क्या है, सेफ है प्रेगनेंसी में। तो कौन सा ड्रग सेफ है, हेपारिन इज सेफ इन प्रेगनेंसी। और वॉरफेरिन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में, कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। अब एक बात आती है लास्ट कि हेपारिन का एंटीडोट क्या है,
और वॉरफेरिन का एंटीडोट क्या है। इन सारी बातों पे जो 4-5 बातें बता रही हूँ मैं, जरूर क्वेश्चन आते ही आते हैं इनमें से। तो हिपैरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामिन सल्फेट और वॉरफेरिन का एंटीडोट होता है विटामिन के। मतलब कि वॉरफेरिन की अगर टॉक्सिसिटी हो जाए, वॉरफेरिन का लेवल हमारे ब्लड में ज्यादा हो जाए तो हम कौन सा ड्रग देंगे, विटामिन के देंगे। और अगर हिपैरिन का ज्यादा हो जाए तो देंगे प्रोटामिन सल्फेट। ठीक है। और इसका क्या एंटीडोट होगा, एंटीडोट होगा इसका विटामिन के। तो ये जो 3-4 बातें मैंने बताई एंटीकोगुलेंट ड्रग के बारे में, ये जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका फंस ही जाएगा एग्जाम में। देखना, एंटीकोगुलेंट्स हम देते क्यों हैं, कोगुलेशन को इनहिबिट करने के लिए, जो कोगुलेशन जमा हो गया खून उसको हटाने के लिए। तो जो हम आईवी और सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं हिपैरिन है। हिपैरिन सेफ है प्रेगनेंसी में, वॉरफेरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, ओरल रूट से देते हैं वॉरफेरिन को। विटामिन के इसका एंटीडोट है। पीटीआई ड्रग चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं सॉरी। और जो हिपैरिन है आईवी रूट सबक्यूटेनियस दे सकते हैं। LMWH जो होता है वो इनॉक्सापैरिन है सबक्यूटेनियस रूट। फ्रैक्शनल हिपैरिन को आईवी देते हैं। APTT टेस्ट करते हैं, प्रेगनेंसी में सेफ है और एंटीडोट है प्रोटामिन सल्फेट। ये बात हो गई हमारे सेकेंड कैटेगरी की ड्रग की, जो हम यूज करते हैं ब्रेन स्ट्रोक में। अब तीसरा ड्रग जो हम यूज करते हैं वो होता है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। अब एंटी प्लेटलेट में वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्लेटलेट को कम कर रहा है, प्लेटलेट को कम नहीं करेंगे एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। पर इसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि ये प्लेटलेट प्लग, प्राइमरी प्लेटलेट प्लग का क्या फॉर्मेशन होता है, करते क्या है ब्लड वेसल्स में, कि हमें एंटी प्लेटलेट ड्रग्स जो है यूज करने पड़ते हैं। तो उस मैकेनिज्म को थोड़ा सा देख लेते हैं ब्रीफ में। ठीक है, थर्ड कैटेगरी है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। आप देखो होता क्या है, मानो कि ये एक ब्लड वेसल है। अब ब्लड वेसल के अंदर क्या है, ब्लड ही होता है ना, ब्लड है। अब ब्लड में क्या होता है, ब्लड में कंपोनेंट्स होते हैं WBC, RBC, प्लेटलेट, ये सब होता है ना। तो प्लेटलेट सबसे ज्यादा होती हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, RBC अपना काम कर रही है, WBC अपना काम कर रही है, फेगोसाइटिक। लेकिन प्लेटलेट क्या कर रहा है, प्लेटलेट्स क्या करती हैं अंदर ही अंदर, ये जो प्लेटलेट्स है ना, मान लो बड़ी बड़ी प्लेटलेट्स हैं अंदर, बहुत सारी प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स 1.5 लाख से 4 लाख है ना अंदर हमारे। तो ये प्लेटलेट्स जो है ना बार बार क्या करती रहती हैं अंदर ही अंदर, ये जो वॉल है ना ब्लड वेसल्स की, इसको क्रॉस करने की कोशिश करती रहती हैं, मूव करते करते इसको टकराती रहती है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो पूरा टाइम ये इनका प्रोसेस चलता रहता है अंदर ही अंदर, ऐसे ऐसे बाउंस होती रहती है, पर बाउंस बैक हो जाती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना, हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल इतनी कमजोर है नहीं कि एक बार प्लेटलेट में आई और उसको क्रॉस कर जाएगी या वहां पर चिपक जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। पर जब ये कंटिन्यूअसली होता रहता है, पर एक कंडीशन ऐसी आती है कि जो प्लेटलेट होती है वो यहाँ जाकर चिपक जाती है। वो कैसे हो पाता है, जब किसी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाता है, तो हाइपरटेंशन की वजह से क्या होता है, यहाँ पर वो यहाँ पर एक जगह बन जाती है, मिनिएचर सी ओपनिंग आ जाती है यहाँ पर। ठीक है, मिनी पंक्चर हो जाता है यहाँ पर, किसकी वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ना, तो जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा तो ये वॉल्यूम इंक्रीज हो गई, जब वॉल्यूम इंक्रीज हुई तो यहाँ पंक्चर हो गया। यहाँ मैं कह रही हूँ उसका मतलब यहाँ ही नहीं होगा, कहीं भी हो जाएगा ब्लड वेसल में, मतलब पंक्चर हो गया वॉल पर। तो जब पंक्चर हुआ तो प्लेटलेट तो अपना काम कर रही थी, एडहर करने की कोशिश कर रही थी अपना, तो वो एक जगह जाकर चिपक जाती है यहाँ पर। मान लो यहाँ आ गई प्लेटलेट, क्योंकि ये मिनी पंक्चर हो गया ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से। अब प्लेटलेट यहाँ आके चिपक जाती है, तब क्या होगा, प्लेटलेट का एडहेरेंस हो गया, तो क्या होता है, एक क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट होते हैं। तो ये जो बनता है इसको, तो ये प्लेटलेट प्लग होता है, इसको हम बोलते हैं प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, पर हमें ऐसे ही तो रखना नहीं है। जब ऐसा होता है तो क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं और यहाँ पर क्या बनाते हैं, फिब्रिन मेशवर्क बनाते हैं एक्टिवेट होने के बाद, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये प्लग के ऊपर एक फिब्रिन मेशवर्क बन जाता है। ठीक है,
तो जो ये फिब्रिन मैशवर्क बनता है, फिब्रिन मैशवर्क बना, ये फिब्रिन मैशवर्क जो बना, इसको हमने बोला सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग। ये मैं मोटा मोटा बता रही हूँ, बाकी तो पढ़ेंगे हम जब ड्रग्स पढ़ेंगे उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये जो सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग बना, ये फिब्रिन मैशवर्क बना, इसी को हम क्या कहते हैं? यही तो क्लॉट है, यही क्लॉट है। अगर वेसल के अंदर है तो थ्रोम्बस है, ठीक है, लेकिन अगर बाहर है तो क्लॉट है। यही क्लॉट है, यही थ्रोम्बस है। ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ना ब्लड सप्लाई को, फिर ऑब्स्ट्रक्ट करेगा ये। तो ब्रेन स्ट्रोक में क्या यही हो रहा है? हाइपरटेंशन की वजह से भी होता है ना कि प्लेटलेट एडहर कर जाती है, जो कि नॉर्मली प्लेटलेट को वॉल्स में एडहरेंस नहीं होनी चाहिए, प्लेटलेट की, है ना, नहीं होनी चाहिए, पर ये प्लेटलेट प्लग बन जाता है, फिब्रिन मैशवर्क बनता है, जिसको हम सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग बोलते हैं। और वही अगर ब्लड वेसल्स के अंदर है तो उसको हमने थ्रोम्बस बोल दिया, और अगर वो बाहर होता है तो हम उसको बोलते हैं, बाहर होता है तो उसको बोलते हैं क्लॉट। तो ये जो एंटी प्लेटलेट ड्रग हैं, ये प्लेटलेट को कम नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे? ये जो प्लेटलेट का यहाँ पे एग्रीगेशन हो रहा है ना, वॉल्स पे एग्रीगेट होने लग गई जो प्लेटलेट, यहाँ पे एग्रीगेट बोले, एडहर, एडहर मतलब चिपक गई यहाँ पर आके, इनका एडहरेंस रोकना है हमें। तो इनका एडहरेंस या फिर यहाँ पर एग्रीगेशन रोकना है, इसलिए हम एंटी प्लेटलेट्स देते हैं। प्लेटलेट्स के नंबर को कम नहीं करते हैं, ये याद रखना है। किस लिए देते हैं? एंटी प्लेटलेट ड्रग, जो मेन एंटी प्लेटलेट ड्रग हम मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं होता है एस्पिरिन। तो एस्पिरिन क्यों देते हैं हम? टू डिक्रीज द प्लेटलेट एग्रीगेशन और एडहरेंस। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम में कि प्लेटलेट्स का क्या काम है एंटी प्लेटलेट ड्रग्स का। एस्पिरिन हम क्यों देते हैं स्ट्रोक के पेशेंट में? तो पेशेंट में इसलिए देते हैं टू डिक्रीज द प्लेटलेट एग्रीगेशन और एडहेशन। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने ऊपर ऊपर से ब्रीफली आपको बताने की कोशिश करी है। तो मेन जो एंटी प्लेटलेट ड्रग हम यूज करते हैं वो होता है एस्पिरिन। एस्पिरिन यूज करते हैं, ठीक है। एंटी प्लेटलेट ड्रग को यूज क्यों करते हैं? यूज्ड टू डिक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन या फिर एडहेशन, मतलब चिपके ना ताकि प्लेटलेट वहां पर, ठीक है। और एस्पिरिन ही मेन मोस्ट कॉमन ड्रग होता है। एस्पिरिन को ही क्या बोलते हैं हम? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या फिर एएसए। सैलिसिलिक एसिड। एस्पिरिन used to decrease the platelet aggregation and तो और एस्पिरिन का क्या है? एस्पिरिन एक ऑटोटॉक्सिक ड्रग है, ऑटोटॉक्सिसिटी करती है ये ड्रग। और मेन सबसे फर्स्ट या फिर कॉमन साइड इफेक्ट इसका होता है, इस बार भी क्वेश्चन में आया है ये पेपर में, टाइनिटस, रिंगिंग सेंसेशन इन द ईयर। टाइनिटस क्या है? इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है एस्पिरिन का, ऑटोटॉक्सिसिटी करता है एस्पिरिन। और एक और ड्रग हम यूज कर सकते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग में, यूज करते हैं क्लोपिड्राजल, ठीक है, क्लोपिडोजल यूज करते हैं। एक एस्पिरिन हो गया एंटी प्लेटलेट ड्रग, एक क्लोपिडोजल यूज हो गया। मोस्ट कॉमनली एस्पिरिन यूज करते हैं। एस्पिरिन का कॉमन साइड इफेक्ट है टाइनिटस, याद रखना है, ऑटोटॉक्सिक ड्रग है टू अवॉइड द एडहेरेंस ऑफ द प्लेटलेट। तो ये हमारी थर्ड कैटेगरी की ड्रग हो गई, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स हम यूज करते हैं। अब क्या है, लिपिड लोअरिंग एजेंट्स भी यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, हाइपरलिपिडीमिया की वजह से भी क्या हो सकता है? ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। तो लिपिड लोअरिंग एजेंट में क्या यूज करते हैं हम? एट्रोवैस्टेटिन। तो फोर्थ कैटेगरी हमारी क्या है? लिपिड लोअरिंग एजेंट हम यूज करते हैं। फोर्थ कैटेगरी क्या है? लिपिड लोअरिंग एजेंट यूज करते हैं। लिपिड लोअरिंग एजेंट नाम से ही पता चल रहा है कि लिपिड्स को कम करना है, क्योंकि हाइपरलिपिडीमिया हुआ है
मोस्ट कॉमन क्या एग्जाम्पल होता है इस ड्रग कैटेगरी का? एट्रोवास्टिन ड्रग हम देते हैं लिपिड लोडिंग एजेंट्स में। तो ड्रग्स में तो यही है, ठीक है। तो ड्रग कैटेगरीज में इतना ही है। जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है इस्केमिक सीवीए के लिए वो यही होती है कि हमें देनी है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, और या फिर हम दे सकते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स देंगे उसको, लिपिड लोडिंग एजेंट्स देंगे और एंटी कोगुलेंट्स देंगे। सर्जिकल में क्या है कि अगर हेमरेजिक सीवीए हुआ है, किसी पेशेंट को हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है, तो उसके लिए डीकम्प्रेस सर्जरी करते हैं जिसमें बोन फ्लैप को रिमूव कर देते हैं और पेरिओस्टियम से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसमें सर्जिकल में ये कर सकते हैं। या फिर एक और सर्जरी होती है एंड कैरोटिडेक्टमी, जिसमें क्या करते हैं एक कैथेटर इंट्रोड्यूस करते हैं और उससे थ्रोम्बस को रिमूव कर देते हैं कैरोटिड आर्टरी में से, अगर कैरोटिड आर्टरी की डिजीज है तो सर्जिकल मैनेजमेंट में लिखना चाहो तो लिखो। सर्जिकल में क्या है, एक तो क्या है कि डीकम्प्रेस सर्जरी कर सकते हैं, डीकम्प्रेस करते हैं किसमें? हेमरेजिक सीवीए में। और दूसरा क्या है? एंड कैरोटिड डेक्टमी। क्या करते हैं इसमें? रिमूवल ऑफ थ्रोम्बस विद द हेल्प ऑफ कैथेटर। विद कैथेटर फ्रॉम कैरोटिड आर्टरी, अगर कैरोटिड आर्टरी की डिजीज है। तो ये तो सारी बातें होगी मेडिकल मैनेजमेंट की। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट को हम पढ़ेंगे 3 फेजेस में कि एक्यूट फेज में क्या करते हैं, ठीक है, पोस्ट फेज में क्या करते हैं, जनरली आफ्टर स्ट्रोक क्या टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, एंड क्रॉनिक फेज में हम कैसे कैसे नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं, कैसे पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में देखते हैं। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में देखेंगे, नर्सिंग मैनेजमेंट को 3 फेज में देखेंगे, एक्यूट फेज, पोस्ट एक्यूट फेज और क्रॉनिक फेज, ठीक है। तो एक्यूट फेज ऑफ स्ट्रोक, एक्यूट फेज मतलब कि जब पेशेंट को स्ट्रोक आया ही है तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है हमारी? एक तो पेशेंट का हमें पेटेंट एयरवे मेंटेन करना है, देखना है कि रिस्क ऑफ एस्पिरेशन तो नहीं है, और O2 सप्लीमेंटेशन करना है पेशेंट को। पेशेंट को फर्स्ट 72 आवर्स में सबसे पहले चांसेस होते हैं इंक्रीज्ड आईसीपी के लिए। तो फर्स्ट 72 आवर्स मॉनिटर करेंगे पेशेंट को फॉर इंक्रीज्ड आईसीपी। बेड एलिवेट करेंगे 15 डिग्री टू 30 डिग्री के लिए। सक्शन की अगर जरूरत पड़े तो कभी भी नोज से सक्शन नहीं करना है, माउथ से सक्शन करना है, और 10 सेकेंड से ज्यादा के लिए नहीं करना है। तो ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी होती है एक्यूट फेज ऑफ स्ट्रोक में। तो क्या बोला मैंने? पहले सबसे पहली प्रायोरिटी है मेंटेन पेटेंट एयरवे, और O2 देंगे। मॉनिटर फॉर इंक्रीज्ड आईपी, ठीक है, इंक्रीज्ड आईसीपी के लिए मॉनिटर करेंगे कब? फॉर फर्स्ट 72 आवर्स, 72 आवर्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एलिवेट हेड ऑफ द बेड फॉर 15 डिग्री टू 30 डिग्री तक के लिए एलिवेट करेंगे। अगर सक्शनिंग की जरूरत है तो नेवर फ्रॉम नोज, नॉट मोर देन, अगर करना भी है तो नॉट मोर देन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड से ज्यादा के लिए नहीं करेंगे। असेस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेन की एक्टिविटी चेक करने के लिए। तो एक्यूट फेज में यही सारी बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दूसरा होता है पोस्ट एक्यूट फेज, एक होता है एक्यूट फेज, एक होता है पोस्ट एक्यूट फेज।
इसमें क्या करना है पेशेंट को, 2 आवर्स के लिए तो अनअफेक्टेड साइड पे लिटाना है और 20 मिनट्स के लिए अफेक्टेड साइड पे। मतलब कि अगर मेरा राइट साइड अफेक्टेड है तो मैं 2 घंटे मुझे लेफ्ट साइड पे ही रहना है और 20 मिनट्स मुझे राइट साइड पे रहना है। जो साइड अफेक्टेड होगा वहां 20 मिनट्स, जो साइड अनअफेक्टेड है वहां 2 आवर्स। पोजीशन क्लाइंट 2 hours on unaffected side, 20 minutes on affected side। ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रोक के पेशेंट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है फिजियोथेरेपी की। फिजियोथेरेपी की बहुत इंपॉर्टेंस है, एक्टिव फिजियोथेरेपी और पैसिव फिजियोथेरेपी, मतलब खुद से भी करनी है और फिजियोथेरेपिस्ट जो कराएगा वो भी करनी है। क्यों? टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्चर्स। ऐसा ना हो कि हमारी बॉडी जो है, अगर मेरे इस हाथ इस साइड आया है स्ट्रोक, इस साइड को अफेक्ट करा है मेरे स्ट्रोक ने, तो क्या होगा, मैं इस हाथ को यूज नहीं करूंगी और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर मैं यूज नहीं करती हूँ तो ये ऐसे ही रह जाएगा स्टिफ। मेरे बॉडी को के मूवमेंट में फिर आगे और ज्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी। सो विथ टाइम और एज सुन एज पॉसिबल हम एडवाइस करते हैं पेशेंट को टू स्टार्ट द फिजियोथेरेपी टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्चर्स। तो स्टार्ट करनी है परफॉर्म पैसिव रेंज ऑफ पैसिव फिजियोथेरेपी to avoid contractures। ठीक है। मेन फिजियोथेरेपी की इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक होता है कि हम मेजर करेंगे, मेजर, और या फिर लिख सकते हो आप कि देखेंगे काल्व्स और थाइज को डेली फॉर एनी डीप वेन थ्रोम्बोसिस। होमैन साइन के लिए या फिर डीप वेन थ्रोम्बोसिस तो नहीं है पेशेंट को, डेवलप तो नहीं हो रहा है, उसके लिए उसकी थाइज और काफ मसल्स को रोज असेस करेंगे हम। और इसमें डाइट कैसी रहती है? डाइट रहती है डाइट हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई फाइबर डाइट। तो पोस्ट एक्यूट फेज में क्या है कि 2 hours अनअफेक्टेड साइड, 20 मिनट्स ऑन अफेक्टेड साइड, पैसिव रेंज ऑफ फिजियोथेरेपी टू अवॉइड कॉन्ट्रैक्चर्स। डाइट कैसी? हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई फाइबर डाइट देंगे। काल्व्स मसल्स और थाई को हम डेली असेस करेंगे। अब लास्ट इसका फेज होता है क्रॉनिक फेज। ठीक है, जब थोड़ा सा रिकवर हो रहा है पेशेंट, पर उसमें क्या 2 चीजें होने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। एक होता है हेमी एनोप्सिया। हेमी एनोप्सिया मतलब हेमी इज फॉर हाफ, एनोप्सिया मतलब हाफ विजुअल फील्ड में दिखाई नहीं देगा पेशेंट को, हाफ विजुअल फील्ड में। और दूसरा होता है होमोनोमस हेमी एनोप्सिया। होमोनोमस मतलब दोनों आई की सेम विजुअल फील्ड में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, मतलब अगर मैं सेंटर में नहीं देख पा रही इस आंख से, तो इस आंख से भी सेंटर में नहीं देख पाऊंगी। इस आई से अगर मैं साइड से नहीं देख पा रही तो इस आई से भी साइड से नहीं देख पाऊंगी। उसको बोलते हैं होमोनोमस हेमी एनोप्सिया। हेमी एनोप्सिया क्या बोलते हैं? हाफ विजुअल फील्ड में ब्लाइंडनेस होने को। तो क्रॉनिक फेज में 2 चीजें होने के चांसेस होते हैं, उसका ध्यान रखना है हमें। एक होता है हेमी एनोप्सिया मतलब ब्लाइंडनेस इन हाफ विजुअल फील्ड, और एक होता है होमोनाइमस हेमी एनोप्सिया। ये क्या है? ब्लाइंडनेस इन हाफ विजुअल फील्ड। और ये क्या है? होमोनोमस ब्लाइंडनेस इन सेम विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड ऑफ बोथ आईज।
तो नर्सिंग मैनेजमेंट में ये खत्म हो गया है। एक्यूट फेज में क्या देखना है कि पेटेंट एयरवे मेंटेन करके रखना है, ऑक्सीजन देना है, पोजीशनिंग का ध्यान रखना है, और पोस्ट एक्यूट में हमें डाइट का ध्यान रखना है, और क्रॉनिक फेज में हेमियानोप्सिया और होमोनाइमस हेमियानोप्सिया का ध्यान रखना है। तो इसके साथ हमारा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था ब्रेन स्ट्रोक या फिर उसको बोलते हैं सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट खत्म हो गया है। आई होप मेरी क्लास आपको समझ आई हो। लेट मी समराइज माई क्लास। तो सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट होता क्या है, जब हमारे ब्रेन में ब्लड सप्लाई किसी भी कारण से रुक जाती है तो क्या होता है, सेल्स और टिश्यूज जो है हमारे ब्रेन सेल्स के, उनकी डेथ होने लग जाती है, हाइपोक्सिया हो जाता है ब्रेन में, जिसकी वजह से स्ट्रोक आता है पेशेंट को। दो टाइप का हो सकता है, या तो इश्चेमिक होगा, क्लॉट, एम्बोलाई या थ्रोम्बस की वजह से हाइपोक्सिया हुआ ब्रेन में और सेल डेथ हो गई, या फिर हो सकता है हेमरेजिक हाइपरटेंशन या की वजह से एन्यूरिज्म हुआ, या फिर जो है हमारी आर्टरीज रप्चर हो गई जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाई, इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो जाता है जिसकी वजह से नहीं पहुंच पाता है ब्लड ब्रेन में, जिसकी वजह से हो जाता है हमारा सीवीए या फिर ब्रेन स्ट्रोक। एक होता है राइट साइडेड, एक होता है लेफ्ट साइडेड। राइट साइड के बेड सेल्स कंट्रोल करते हैं लेफ्ट साइड को, लेफ्ट साइड के बेड सेल्स कंट्रोल करते हैं राइट साइड को। तो राइट साइड में अगर हुआ है तो बोला राइट साइडेड सीवीए, लेफ्ट साइडेड में हुआ है तो बोला लेफ्ट साइडेड सीवीए। राइट हुआ तो लेफ्ट में सिम्टम्स आएंगे, लेफ्ट हुआ है तो राइट साइड में सिम्टम्स आएंगे। रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं जेनेटिक, हेरिडिटरी, फैमिली हिस्ट्री है तो, एल्कोहल, स्मोकिंग, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया और प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में हम कर सकते हैं नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी या फिर हाई रेजोल्यूशन सीटी, ब्रेन एमआरआई, पेशेंट हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और कर सकते हैं हम सेरिब्रल एंजियोग्राफी। कॉमन साइन एंड सिम्टम्स में आता है हेमीपैरेसिस, हाफ साइड में वीकनेस बॉडी के, हेमीप्लेजिया हाफ साइड के बॉडी का पैरालिसिस, पैराप्लेजिया लोअर एक्सट्रीमिटीज का पैरालिसिस, क्वाड्रिप्लेजिया पूरी सारी एक्सट्रीमिटीज का, ऑल 4 एक्सट्रीमिटीज का पैरालिसिस, नेग्लेक्ट सिंड्रोम मतलब जहां पर पैरालिसिस हुआ है हम उस बॉडी को यूज नहीं करते, हम अवेयर नहीं रहते उस बॉडी पार्ट का। एक होता है इग्नोसिया, नॉट अवेयर ऑफ फैमिलियर थिंग्स, एप्रेक्सिया हो सकता है, एटेक्सिया हो सकता है, और होता है ग्लोबल एफेजिया मतलब स्पीच लॉस। इट कैन बी एक्सप्रेसिव एंड एज वेल एज रिसेप्टिव एफेजिया। एक्सप्रेसिव कहाँ पर होता है, ब्रोकाज में, और रिसेप्टिव कहाँ पर होता है, वर्निक्स एरिया में। वर्निक्स एरिया प्रेजेंट होता है टेम्पोरल लोब में, और बेड हमारा ब्रोकाज एरिया प्रेजेंट होता है फ्रंटल लोब के मोटर एरिया में। फिर हमने बात क्या करी कि इसके बाद ट्रीटमेंट क्या देंगे। ट्रीटमेंट में ड्रग ऑफ चॉइस इज थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। 3 to 6 hour इज आर विंडो पीरियड, उसमें थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देना ही है ताकि थ्रोम्बस रिजॉल्व हो सके। जो देते हैं हम वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। अमाइनो कार्बरिक एसिड इसका क्या है, एंटीडोट है। इसकी ब्लीडिंग में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, साइड इफेक्ट है जीआई ब्लीडिंग, ब्लड स्टूल हम देख सकते हैं, ओकल्ट ब्लड अगर टेस्ट करना है तो जीआई ब्लीडिंग के लिए। और हम क्या दे सकते हैं, देते हैं एंटी प्लेटलेट ड्रग्स ताकि प्लेटलेट एडहेशंस या फिर एग्रीगेशंस को रोक सके। उसमें हम देते हैं हम एस्पिरिन। एस्पिरिन का भी क्या है साइड इफेक्ट, क्या है, ये ओटोटॉक्सिक ड्रग है, टाइनिटस इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है। एंटीकोगुलेंट ड्रग देते हैं हम इनहिबिट करने के लिए कोगुलेशन को, वॉरफेरिन ओरल एंटीकोगुलेंट, और आईवी एंटीकोगुलेंट जो होता है वो होता है हिपैरिन। हिपैरिन इज सेफ इन प्रेगनेंसी। लिपिड लोअरिंग एजेंट दे सकते हैं अगर हाइपरलिपिडीमिया हुआ है तो, एट्रोवास्टिन है उसमें। सर्जिकल में हम कर सकते हैं बोन डिकम्प्रेस सर्जरी जिसमें बोन फ्लैप को रिमूव कर देते हैं हम, या फिर करते हैं हम एंड कैरोटिडेक्टमी जिसमें कैथेटर कैरोटिड आर्टरीज में डालकर थ्रोम्बस को रिमूव किया जाता है। बात आए नर्सिंग मैनेजमेंट की, तो नर्सिंग मैनेजमेंट हमने अभी पढ़ा है कि 3 फेजेस में हम करते हैं। पेटेंट एयरवे मेंटेन करना है, सक्शनिंग की जरूरत पड़े तो नोज से नहीं करना, माउथ से करना है, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करना है। हेड को बेड के एलिवेट करना है 15 डिग्री टू 30 डिग्रीज में। हमें पोजीशनिंग करनी है अनअफेक्टेड साइड पे 2 आवर्स के लिए, और अफेक्टेड साइड पे 20 मिनट्स के लिए उसकी पोजीशनिंग करनी है पेशेंट की। डाइट हाई कार्बोहाइड्रेट और हाई फाइबर डाइट हमें पेशेंट को देनी है। हेमियानोप्सिया और होमोनोमस हेमियानोप्सिया के साइंस के लिए हमें मॉनिटर करना है। इंक्रीज्ड आईसीपी के लिए मॉनिटर करना है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर के लिए फॉर द फर्स्ट 72 आवर्स।
तो आई होप मेरी क्लास आपको समझ आई हो। मैंने ट्राई करी है इजी वे में समझाने का। अगर क्लास समझ आए तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर कोई क्वेरीज हो तो कमेंट्स आप कर सकते हो। आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।